One and all, today I am here with the 10th class SST English medium. Today we are going to discuss about a new lesson, that is chapter number 8. It is of history part, national awakening and establishment of political organization in India. So let's start with the introduction part. The freedom struggle of 1857 was an ever organized armed struggle attempt to put an end to British rule. This struggle was crushed by the British Army. As a result, for some time there was a feeling of despair among Indians. Yet the memories of the freedom struggle remain alive in the Indian minds. देखें, यदि हम 1857 स्ट्रगल की बात करें तो 1857 की जो स्ट्रगल थी पहली आर्म्ड रिवॉल्यूशन थी, या यूँ कहना चाहिए फर्स्ट आर्म्ड स्ट्रगल था जो भारत के लोगों ने किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हालांकि इसको ब्रिटिशर्स ने क्रस्ट कर दिया, इसको दबा दिया, लेकिन उससे इंडियन वगैरह निराश भी हुए, लेकिन फिर भी आज भी इंडियन लोगों के दिल में जो इसकी मेमोरीज है वो आज भी है। क्यों है वो हम देखेंगे। द अवेकनिंग विच टुक प्लेस फॉलोइंग द फ्रीडम स्ट्रगल डेवलप अ प्योर नेशनलिस्ट फीलिंग। देखें, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल थी 1857 की, सबसे पहला इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग आई इंडियन लोगों के बीच में। दे रियलाइज दैट, देखें उनको मालूम पड़ा कि ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट अलग है और इंडियन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो अलग है। ओके, ब्रिटिशर्स जो हमें क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, केवल उनकी पॉलिसी है भारतीय लोगों को एक्सप्लॉइट करना। Indian also realized that unless they wake up from the slumber and work with a feeling of self-respect, unity, freedom and nationalism, the country will remain under a foreign rule. This realization fit up the Indian heart with the nationalist feeling. अब देखें, इंडियन लोगों के मन में अब नेशनलिस्ट फीलिंग आने लगी और उनको ये मालूम पड़ने लगा कि जब तक हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हासिल नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स से, हम यूनाइट नहीं रहेंगे और फ्रीडम के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, ब्रिटिशर्स हमें इस तरीके से ही दबाते रहेंगे। तो हमारा जो इंटरेस्ट है उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। मतलब इंडियन लोग ये समझ चुके थे कि हमें जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो हमारे अंदर लाना पड़ेगी। अब देखें, द रीजन ऑफ नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया, भारत के अंदर जो हमारे अंदर एक अवेकनिंग आई है ना, हमारे अंदर जो जागृति आई, जो हम जागृत हुए, क्यों हुए, वो हम देखने वाले हैं। एज अ रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी फॉर एक्सप्लॉइटेशन, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमें काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। जो इंडियन स्टेट है उसके लिए मर्जर की पॉलिसीज लेके आए, हमारे ऊपर उन्होंने कंट्रोल करके रखा। तो इसमें स्ट्रगल हुई 1857 की एंड इट डेवलप्ड स्ट्रांग नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग इंडियन। और 1857 की लड़ाई ने हमारे अंदर एक स्ट्रांग नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप कर दिया। ओके, अब देखिए कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हम अवेक हुए, हम जागे और हमारे अंदर नेशनलिज्म फीलिंग आई। उसके अंदर सबसे पहला था पॉलिटिकल रीजन। अलग अलग रीजन देखेंगे हम। देखिए, पॉलिटिकल रीजन में even before the struggle of 1857 the East India Company has taken over the control of the regime of the India with the approval of British government। देखें, 1857 की लड़ाई से पहले ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने हमारे ऊपर फुल कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ। ओके, हालांकि 1857 की लड़ाई के बाद में जो 1858 के अंदर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, उसके अंदर ये कहा गया कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो शासन है वो यहाँ से अब एंड होता है। डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो राज्य करेगी इंडिया के ऊपर, और जो मर्जर ऑफ स्टेट है वो अब आगे नहीं होगा। और इसके अलावा जो भारतीय लोगों के जो अधिकार है वो सुरक्षित किए जाएंगे। The dispatch from Pune Victoria bore an assurance for the people of India as well as for the native ruler that the past mistake would never be repeated. Okay, देखिए, क्वीन विक्टोरिया है, उन्होंने एक एश्योरेंस किया इंडियन लोगों के लिए कि आपके जो अधिकार है वो दिए जाएंगे और जो नेटिव रूलर्स हैं उनके अधिकार भी उनको दिए जाएंगे और पुरानी जो मिस्टेक है वो अब नहीं दोहराई जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे, जिनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उन्होंने केवल और केवल जो वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के भले के लिए ही काम किया। जो आम लोग हैं या जो इंडियन लोग हैं उनके बारे में बिल्कुल उन्होंने नहीं सोचा, और उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन या सोशल कंडीशन खराब होती रही। Uniform laws and judiciary system were established. This unified administration started by the British government developed a sense of unity and awakening among Indians. While this uniform administration act as a passed by the British in the interest of their own empire. देखिए, ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्म लॉ, नए जो लॉज हैं
और जुडिशियल सिस्टम लॉन्च किया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल वो अपने लिए ही किया करते थे, इंडियन लोगों की भलाई के लिए नहीं किया करते थे। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट के अंदर काम कर रहे हैं। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो अलग है और इनका जो इंटरेस्ट है वो अलग है। केवल ये यहाँ से ज्यादा फायदा इस्तेमाल करना चाहते हैं कि भारत को एक फायदे की जमीन समझ रहे हैं, यहाँ की जो खेती का इस्तेमाल कर रहे हैं या यहाँ के जो दूसरे रिसोर्सेस है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस वगैरह, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी सोशल, उनकी इकोनॉमिक, उनकी कल्चरल जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रही है। तो ये कुछ पॉलिटिकल रीजन है जिसकी वजह से हमारे भारतीय लोगों में नेशनल अवेकनिंग आई और नेशनल यूनिटी को बढ़ावा मिला इससे। अब हम देख लेते हैं रिलीजियस एंड सोशल resurgence. The religious and the social reforms movement also played a major role in the development of national feeling. देखिए जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है उस जमाने के अंदर, उससे भी काफी योगदान मिला, काफी बढ़ावा मिला, डेवलपमेंट हुआ नेशनलिस्ट फीलिंग का। ओके, जो लीडर्स वगैरह थे प्राइमरीली ये वर्क कर रहे थे, कुछ सोशल रिफॉर्म्स कर रहे थे, प्राइमरीली ये वर्क कर रहे थे रिलीजियस बेसिस पे या सोशल बेसिस के ऊपर। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो एक नेशनल फीलिंग है हमारे अंदर वो भी बढ़ी। जैसे जो सोशल रिफॉर्म या रिलीजियस रिफॉर्म हुआ, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और इसके अलावा रामकृष्ण परमहंस, मिसेस एनी बेसेंट, ये सब के सब फीलिंग ऑफ प्राइड अमंग सेल्फ रिलीजियन एंड होमलेस एंड सेल्फ गवर्नेंस। देखिए ये सब के सब जो यहाँ पर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स थे, जब इन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया तो लोगों के अंदर एक सेल्फ रिलीजियन की भावना आई कि हमारा जो रिलीजन है उसमें कुछ हमारे बारे में अच्छी बातें बताई गई है, लोगों के अंदर प्योरिटी और प्योर कैसे रहना है, लोगों को ये चीज़ें बताई गई है, और अपनी होमलैंड के बारे में और सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में भी इन्हें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली। हालांकि ये जो बेसिकली ये जो मूवमेंट थी ये सोशल रिफॉर्म के लिए थी, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं जैसे कि सती सिस्टम है या डॉरी सिस्टम है उसको दूर करने के लिए थी। सोशल रिफॉर्म के लिए या रिलीजियस रिफॉर्म के लिए थी कि जो हमने रिलीजियस के नाम पे आडंबर अपना रखे हैं उसको हमें कैसे दूर करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नेशनल फीलिंग्स भी जिससे हमारे अंदर पैदा हुई, ओके, और हमारे अंदर ये भावना पैदा हुई कि हमारी जो सेल्फ गवर्नेंस अगर होगी तो वो कितना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। The movement of 19th century was basically religious in nature, yet they are inclusion of national feeling. देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो 19th सेंचुरी की जो मूवमेंट्स थी हालांकि बेसिकली रिलीजियस थी नेचर के अंदर, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना थी वो हमारे अंदर बढ़ी इससे। In addition to दयानंद सरस्वती, आर्य समाज and स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, there was a many more such movement to reach the nation on to its reawakening. देखिए इसके अलावा आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की या स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। इसके अलावा भी और ज़्यादा जो नेशनल अवेकनिंग के लिए मूवमेंट चल रही थी उस समय, जैसे मुस्लिम्स के अंदर अलीगढ़ और देवबंद मूवमेंट, हालांकि बेसिकली ये रिलीजियस थी लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो नेशनल फीलिंग्स है वो भी लोगों में बढ़ी। सिख लोगों के बीच में सिंह सभा और गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट ये चल रही थी, ओके। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट्स वगैरह ये सब चल रही थी जो उस जमाने के बड़े सोशल रिफॉर्मर्स और थिंकर्स थे उन्होंने शुरू की थी। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट्स हमें मिला और हमारी आने वाली जनरेशन को इसका बेनिफिट मिला, उनके अंदर लीडरशिप की भावनाएं वो पैदा हुई। आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, एजुकेशन एंड थिंकर विद द इंटेंशन ऑफ अपरूटिंग नेशनलिस्ट फीलिंग फ्रॉम द इंडियन हार्ट्स, लॉर्ड मैकॉले इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। देखिए अब ये जो नेशनल फीलिंग इंडियन लोगों के अंदर आ रही है इसको हटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जो लॉर्ड मैकॉले है वो भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लेके आए और उन्होंने कहा कि जो इंडियन लोग हैं उनको इंग्लिश सीखना चाहिए। हालांकि लॉर्ड मैकॉले का मकसद ये था, इसके पीछे उनका एम और उद्देश्य ये था कि जब इंडियन लोग इंग्लिश को सीखेंगे समझेंगे तो अब हम इनसे कुछ वर्क ले सकते हैं, आर्मी के अंदर इनको भर्ती कर सकते हैं या दूसरा जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता है उनके अंदर इनसे काम लिया जा सकता है, इनका पोस्ट ऑफिसेस में काम लिया जा सकता है। तो इस उद्देश्य से लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत भारत में करी। लेकिन जब भारतीय लोगों को जब भारत के लोग इंग्लिश एजुकेशन को समझने लगे, जब उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा, उसका लिटरेचर वगैरह जब पढ़ा
और हिस्ट्री वगैरह पढ़ी, तो अब इंडियन लोगों को, अब जो इंडियन लोग हैं वो ये बात जान चुके थे। अब इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से इन्होंने जो यूरोप की हिस्ट्री भी जानी, तो वहाँ पर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन था, ये भी इनके सामने सब चीज़ें आई। और अब इंडियन लोगों को मालूम पड़ा कि हमें किस तरीके से, किस रास्ते के ऊपर हमारी फ्रीडम मूवमेंट को लेके जाना है। देखिए, इन टाइम ऑफ द कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट, जब इंग्लिश एजुकेशन भारतीय लोगों ने पढ़ी, तो इंग्लैंड के अंदर जो रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रही थी, अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड के बिल्कुल करीब हो चुके थे, वेस्टर्न वर्ल्ड को जान चुके थे। तो यूरोप के देशों के अंदर जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट वगैरह चली, जैसे इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया, यहाँ से इंडियन लोग इंस्पायर्ड हुए और इंस्पायर्ड टू स्ट्रगल फॉर देयर राइट, अपने राइट और अपने अधिकार के लिए वो इंस्पायर्ड हुए जब ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ी। तो ओके, तो अपनी मदरलैंड को लेना और इसके अलावा अपनी फ्रीडम मूवमेंट के अंदर किस तरीके से अपनी हिस्सेदारी दी जा सकती है, यह उन्हें समझ में आने लगा। फिर इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत की थी, जैसे टेलीग्राम वगैरह या रेलवे वगैरह, पोस्टल सर्विसेज और रोड वगैरह और ब्रिज वगैरह जो बनाए थे, हालांकि ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए बनाए थे, लेकिन इससे इंडियन लोगों को भी फायदा होने लगा। अब इंडियन लोग ज़्यादा बेटर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, और इसके अलावा कम्युनिकेट करने के अंदर भी, कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे साधन आ चुके थे, जैसे टेलीग्राम वगैरह। तो इससे भी इंडियन लोगों को काफ़ी फायदा मिला। अब लोगों को नेशनल अवेकनिंग के अंदर, लोगों के मन में नेशनल अवेकनिंग की भावना भरने के लिए। ओके, इम्पैक्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। देखिए, 19वीं सेंचुरी के अंदर जब इंडियन लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन लेना स्टार्ट करी, लॉर्ड मैकॉले ने जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया, तो भारत का जो प्राचीन कल्चर था या भारत की जो प्राचीन बुक जो संस्कृत वगैरह में थी, उसका ट्रांसलेशन भी इंग्लिश के अंदर हुआ। तो जब उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ, तो इंडियन लोगों को मालूम पड़ा कि हमारा जो कल्चर है वो कितना ज़्यादा डाइवर्स था और हमारा जो कल्चर है वो कितना बेस्ट था। तो दीज राइटिंग्स मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडियन लोगों के माइंड के ऊपर, इंडियन लोगों के माइंड के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इट डेवलप्ड हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ लोगों में, और सेल्फ स्टीम डेवलप हुई लोगों में कि हम इंडियन इतने महान रहे हैं शुरू से, हम सब कुछ कर सकते हैं। ओके, Indian newspaper and literature, newspaper and Indian literature contribute a great deal in national awakening। देखिए, जो न्यूज़पेपर था या जो इंडियन लिटरेचर थे, उन्होंने नेशनल अवेकनिंग के अंदर अपनी बड़ी भूमिका निभाई। जो बंकिम चंद्र चटर्जी या दीनबंधु मित्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र या डीएल जॉय या रविंद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने जो इम्पोर्टेंट रोल अदा किया अपना नेशनल अवेकनिंग में, ओके, ये सब आप जानते हैं। इसके अलावा आनंद मठ, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और इसके अलावा जो ये सॉन्ग है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम भी लोगों के लिए काफ़ी एक इंस्पिरेशन साबित हुआ ये सॉन्ग, यंगस्टर्स के लिए खास तौर से। ओके, द एनालिटिकल रिव्यू ऑफ ब्रिटिश रूल वाज बीइंग प्रिंटेड इन इंडियन न्यूज़पेपर। अमंग इंडियन न्यूज़पेपर देयर वर संवत, कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, बंबई समाचार, केसरी, मराठी, हिंदू, पैट्रियट, स्वदेशी मित्रम, आर्य दर्शन एक्सेट्रा विच कंट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल अवेकनिंग। यदि हम कुछ अखबार की बात करें, तो ये कुछ अखबार के नाम हमने लिए हैं, ये नेशनल अवेकनिंग के अंदर इन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। ओके, ये आप रीड करिएगा, पेज नंबर 140 का लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर कुछ अखबारों के नाम दिए हुए। अब हम देखते हैं द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। Dissatisfaction arises from the economic exploitation. With the establishment of British Empire, the Industrial Revolution in England, Indian cottage suffered a blow on the goods। देखें, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने भारत की जो इकोनॉमिकल स्थिति है उसको भी बिगाड़ा। भारत के अंदर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह होती थी उसको पूरी तरीके से तबाह किया। किस तरीके से तबाह किया कि जो इंग्लैंड से जो चीज़ें लाई जाती थी वो टैक्स फ्री करी जाती थी, उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, तो भारत के मार्केट के अंदर वो सस्ती थी। तो इसका असर ये हुआ भारत में कि जो भारत की कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, और भारत के जो इंडियन लोग थे वो अपने रोजगार से दूर हो गए। ओके, और जो भारत की चीज़ें हैं, यदि अगर वो बाहर जाएंगी तो उसके ऊपर हेवी टैक्स लगाया जाता था, जिसकी वजह से वो महंगी हो जाती थी। तो
तो महंगी होने की वजह से भी उसको कोई खरीदता नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो हमें मालूम पड़ा कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, स्ट्रगल लड़नी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ से जो हमारे अंदर जो एक अवेकनिंग आई, एक नेशनल फीलिंग आई। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि जो इंडियन लोग हैं वो ब्लैक है और ब्रिटिशर्स जो है वो वाइट है। तो ब्रिटिशर्स क्योंकि वाइट है इसलिए ज्यादा सुप्रीम है, गॉड ने ब्रिटिशर्स को ज्यादा सुप्रीम बनाया है। और इसके अलावा जो टैलेंटेड या एजुकेटेड इंडियन होते थे उनके साथ में समान अधिकार नहीं किया जाता था, और जो गवर्नमेंट के हायर पोस्ट पे उनको नहीं रखा जाता था। ओके, a tendency cropped up against the Indian who were successful in competition exam to be denied job on the basis of some faults। देखिए, इसके अलावा यदि कोई इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हायर परसेंटेज या हायर रैंक ले भी आते थे तो कुछ ना कुछ उनके अंदर फॉल्ट निकाल दिया जाता था, और फॉल्ट निकालने के अलावा उनको उस पद, मतलब जो हायर पोस्ट होती थी, जो बड़ा पद होता था, उसके ऊपर चयनित नहीं किया जाता था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और अरविंद घोष इसका शिकार थे, इस डिस्क्रिमिनेशन का। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। एल्बर्ट विक वगैरह से हम कल पढ़ेंगे। तो आपको आज जितना पढ़ाया गया है पेज नंबर 138, 139 और 138, 139, 140 और 141 कि आप घर पे इसको रीड करेंगे। और जब तक कि आप रीड नहीं करेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो डेली आपको रीडिंग की आदत डालनी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।